ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਮਨਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੇन्नई ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ लोकराण चैनल पंजाबी पे। आपको भी नमस्ते और आपके जरिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मिश्रा जी, मैं पूछ रहा था कि आप कैसे देखते हो बीजेपी के जुमलों को, जब आप कहते हैं कि बीजेपी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है, लोगों को एक तरह के यही कहा कि 15 लाख दे देंगे, वो नहीं आए। वो कैसे उनके जुमलों को देते? 2014 से अगर हम बात करें तो, अगर जुमलों की बात करें तो आज का जो वर्तमान समय में जो समस्या चल रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान सिगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और हम समझते हैं 100 दिन के आसपास हो चुके हैं जी। और 200 से भी अधिक हमारे किसान शहीद हो चुके हैं और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अगर हम दूसरे जुमलों को छोड़कर हम इसी जुमले पर आ जाएं कि नरेंद्र मोदी किसानों से क्या कह रहे हैं और किसान देश को क्या बता रहे हैं, वो खुद अपने आप में एक जुमला है। किसान आंदोलन सिर्फ 3 बिल को लेकर कर रहे हैं और तीनों बिल अपने आप में एक जुमला है। कैसे? सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका पहला बिल है कि वो जो तीनों उनका बिल है, उन तीनों बिलों के जरिए वो बताना चाहते हैं कि किसानों का जीवन बदल जाएगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और ये जुमला था, ये कहकर आए थे वो कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय को दोगुनी कर दें। अब वो ये बिल लेके आ गए। पहले उन्होंने भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों की जमीन लेने की कोशिश की, नहीं कर पाए पहले अपने कार्यकाल में शुरू में। फिर उन्होंने इस बार ये 3 बिल लेके आए। 3 बिल क्या लाए? पहला बिल का, अगर पहला बिल का सारांश अगर हम बोलें तो पूरे पूंजीपतियों को भंडारण की छूट दे करके, यानी भंडारण करने की पूरी छूट दे करके, यानी उसको कहते हैं कि लोग रख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? जमाखोरी की छूट। पहला बिल है जमाखोरी की छूट, यानी भंडारण, कोई भी भंडारण कर सकता है, किसान तो करेंगे नहीं, तो करेंगे कौन? पूंजीपति। तो भंडारण की छूट दे करके वो ये कह रहे हैं कि किसानों की किस्मत बदलेगी, जबकि भंडारण यानी जमाखोरी सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश में। जमाखोरी के नाते सारी महंगाइयां होती हैं, महंगाई होती है, और महंगाई के लिए जब भी महंगाई होती है, चाहे आलू की हो, चाहे प्याज की हो, चाहे लहसुन की हो, चाहे धनिया की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, दाल की हो, चीनी की हो, किसी चीज की जब महंगाई हो जाती है तो कहते हैं कि महंगा इसलिए हो गया है क्योंकि जमाखोरी बढ़ गई है। अब जमाखोरी का लाइसेंस देकर अगर देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे देश का भविष्य बदलेगा, तो यह तो अपने आप में एक जुमला हो गया। बिल्कुल। दूसरा उनका बिल है कि कोई भी किसान कहीं ले जाकर के बेच सकते हैं, यह भी अपने आप में एक जुमला है। अभी अगर हम खुद किसान हैं, हम अभी पहला हमारी आपसे बातचीत हुई थी तो हम अपने फार्म हाउस पे थे उत्तर प्रदेश में।
जी हम अपने अपने घर में पैदा हुए अनाज को ला करके हम चेन्नई में नहीं खा सकते, जी क्योंकि उसके लाने का ट्रांसपोर्टेशन ही इतना हो जाएगा कि हमें वो यहां जो मिल रहा है महंगा, यहां महंगा मिल रहा है हमको, हम्म, महंगा मिल रहा है, उससे ज्यादा लाने का पड़ जाएगा। तो किसान लाकर कहीं जाकर के बेचेगा क्या? तो बिल्कुल। ये भी अपने आप में एक जुमला ही है। हम्म, लेकिन ये किसके लिए है? ये अडानी अंबानी के लिए है, क्योंकि कहीं भी वो जब खरीदारी करेंगे तो उनको अपने गोडाउन तक ले जाकर के भंडारण के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें बिल्कुल। रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये दूसरा बिल है। अब बिल्कुल। आगे अब आ गए तीसरे बिल पे। तीसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी सफलता से लागू हो जाता है तो हम्म, उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण पूरे देश को देने के लिए आपके सामने है। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर आपको समझना है तो आप किसी भी चाय बागान में चले जाइए, या जी देश के सारे देशवासियों से कह रहा हूं एक बार जाकर के चाय बागान को देख लीजिए। जी कुछ साल पहले, कम से कम 50 60 70 या 100 साल पहले, हम्म, चाय बागान में भी किसान थे, हम्म, किसानों की वो जमीनें थी, जी और किसान के की जमीनों पर ही हम्म, वो अपनी खेती करते थे चाय की, जी जिसे धीरे धीरे कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए हथिया लिया। हम्म, आज चाय बागान जो किसान थे वही उनकी पीढ़ियां, या हम्म, वही लोग किसान आज चाय बागान में मजदूर हैं। उनकी मनमोहन जी, जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो तो चाय वालों को भरोसा दे रहे हैं कि अगर जो चाय वालों की चाय वाला नहीं सुनेगा, वो नहीं दर्द समझेगा तो कौन समझेगा। वो अपने इलेक्शन जो भाषण दे रहे हैं उनमें ये बात कह रहे हैं। अभी हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब चाय बागान एक उदाहरण है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यानी हम्म, पूरे देश में हम्म, पूरा देश चाय बागान बन जाएगा। चाय जी बागान नहीं, मतलब गेहूं बागान बन जाएगा, चाहे जो भी समझ लीजिए उसको, पूरा देश चाय बागान बन जाएगा हम्म, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। हम्म, यानी जमीनें, चाय बागान की तरह जमीनें पूंजीपतियों की हो जाएंगी, और हम्म, वही किसान जो आज हैं, उन जिनकी जमीनें हैं, वो वही मजदूरी करेंगे। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण देना है पूरे जी देश को बताने के लिए, तो चाय बागान इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब रह जी गया ये कि चाय बागान में, चाय में जो मजदूर हैं उनके साथ आज क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हम उस पर नहीं जाते। हम हमारे कहने का मेन पॉइंट ये है कि हम्म, नरेंद्र मोदी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला जो है पूरे देश को चाय बागान बना देगा। यानी पूरे देश में सिर्फ मजदूर बचेंगे, अपने अपने खेतों में मजदूरी करेंगे, बिल्कुल। और उसका मालिक पूंजीपति होगा। हम्म, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि मोदी का यह बिल ही जुमला है। अब हम्म, जुमला कैसे है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कहीं भी ले जाके बेच सकते हो, और हम्म, कहीं भी आप चाहो तो एमएसपी में बेचो, चाहो तो मंडी में बेचो, चाहो मंडी के बाहर बेचो, ऐसा हम्म, कहते हैं। जी लेकिन यह भी अब एक जुमला है। क्यों जुमला है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलने लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जब किसानों के जमीन से ही अनाज जो भी होगा वो किसी पूंजीपति के का हो जाएगा, हम्म, तो किसान क्या ले जाकर के एमएसपी के में बेचेंगे, या मंडी एपीएमसी में बेचेंगे, मंडी के अंदर जाकर के, या क्या बाहर बेचेंगे? हम्म, कहने का अर्थ यह है कि पहला दो बिल तो अपने आप में तीसरे बिल में जाकर समाहित हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता है, यानी जी जुमला बन जाता है। जी जब किसानों के पास जमीन नहीं बचेगी, किसान बिल्कुल। सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपना पूरा अनाज दे देंगे पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, तो वो क्या एमएसपी में क्या बेचेंगे? एपीएमसी मंडी में। और बिल्कुल। उनको फिर ये एमएसपी की जरूरत कहां पड़ेगी? कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ये एमएसपी है, रहेगी, जारी रहेगी, ये अपने आप में ही एक जुमला है। जी एमएसपी लेकर कोई करेगा क्या? बिल्कुल। ये कहने का मतलब पूरा बिल ही अपने आप में एक जुमला है। और ये जुमले का अंत, तो था कृषि कानून की बात। मैं 2014 की भी बात आपको पूछ रहा था कि तब से लेकर अब तक और कौन से जुमले आपको लगते हैं जो वादे थे। जैसे मैंने 15 लाख की बात की, वो भी जुमला, वो तो अमित शाह जी कह ही रहे हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था। उसके अलावा कौन कौन से आपको लगते हैं कि जुमले थे अभी तक? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो जी अब कृषि कानून को खत्म कर देता हूं।
किस कृषि कानून का जो परिणाम है वो क्या होगा। चलिए मान लीजिए अगर किसानों को 2 रुपया महंगा मिल गया, आज वो 14 रुपया, या अगर मान लीजिए एमएसपी लागू कर देते हैं, ठीक है, एमएसपी लागू कर दिए, लेकिन अगर पहले 2 बिल लागू हो जाते हैं तो एमएसपी लागू हो जाता है तो भी पहले उनके पास एमएसपी पे बेचने के लिए नहीं। मान लीजिए किसी भी तरह से जब उद्योगपतियों के हाथों में अनाज चला जाएगा तो आज 14 रुपए से लेकर के, एक उदाहरण के लिए गेहूं को ले लूं, 14 रुपए से लेकर 16, 17, 18 रुपए में किसान से खरीद रहे हैं व्यापारी, या मंडी में बिकता है, जैसे भी है। लेकिन अगर किसी भी डिपो में चले जाइए, रिलायंस के दुकान में चले जाइए, रिलायंस के डिपो में चले जाइए, तो 45 रुपया, 44 और 45 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है, 44, 45, 50 रुपया किलो आटा मिल रहा है। ये तब है जब ये सब फैला हुआ है, छोटे व्यापारियों के पास भी अनाज है, किसानों के पास भी अनाज है, सरकार के पास भी अनाज है। लेकिन जब सिर्फ अडानी अंबानी के पास होगा तो वो निर्णय लेंगे कि हम 500 रुपया किलो आटा बेचेंगे, उनको रोकेगा कौन? बिल्कुल। अब अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कैसे करेंगे, वो नहीं करेंगे, करेंगे तो हम सामने है ना, हम रोकेंगे, अगर रोकेंगे तो वो भी एक जुमला है, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल का दाम अपने आसमान छूता चला जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक जुमला है। अब रह गई 14 से शुरू होने वाली बात। 14 से शुरू होने वाली बात को, जुमला को अगर समझेंगे तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी जहां हम थे, हमारी ही मीटिंग में आकर, भारत स्वाभिमान की मीटिंग थी, उसमें आकर के तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने वादा किया था, हम काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बड़े नोट बंद करेंगे, वगैरह वगैरह। अब उसको जुमले को देख लीजिए, एफडीआई को नहीं आने देंगे और आधार को लागू नहीं करेंगे, आधार एक गुलामी का प्रतीक है, वगैरह वगैरह। अब उन जुमलों पर आते हैं तो उन्होंने आते ही जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने वाली बात थी उससे बदल गए, उसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, एसआईटी गठित कर दी, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किए। जुमला, पहला जुमला बदल गए, और काले धन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि जितने भी उसमें काले धन के पहले जब आए तो एसआईटी गठित किए तो 3 नाम सामने आए थे, 3 नाम, तीनों गुजराती थे, 3 नाम जिनका सामने आया वो तीनों गुजराती थे। उनका नाम दबाने में इन्हें भारी पड़ा और किसी तरह से उनका नाम दबाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्विस बैंक ने कहा कि काले धन वालों का नाम आप रिवील कर दीजिए, पब्लिक को बता दीजिए। वादा करके आए थे कि हम काले धन वालों को जेल में पहुंचाएंगे, काले धन वालों को छोड़ेंगे नहीं। काला धन आ जाएगा तो 15-15, 20-20 लाख रुपया हर आदमी को मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा जुमला जिस पर अमित शाह सीधे बोल ही दिए, स्वीकार ही कर लिए कि तो जुमला था। बिल्कुल। उनकी सर से पांव तक उनकी, वो जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, वो जब भी बोलते हैं जुमला बोलते हैं। जी। नोट वाली बात काले धन की तो इन्होंने ऐसे कर दिया, काले धन को रिवील क्यों नहीं किया, काले धन को लोगों को बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसमें 90% काला धन, ब्लैक मनी सिर्फ गुजरातियों के पास था। ये जब लिस्ट उनके हाथ में थी तो वो पीछे हट गए, उस पर कार्रवाई नहीं किए। और आज बैंक का रिपोर्ट सामने है, 90% बैंकों का एनपीए सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों के ऊपर है। ये मैं चैनल पे कह रहा हूं और ये वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसकी जांच कर सकते हैं, इसकी जांच के बाद जो चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। 90% एनपीए सिर्फ गुजरातियों के ऊपर है। 90% बैंकों का पैसा लेकर डिफॉल्ट करके भागने वाले गुजराती हैं। 90% बैंकों से लोन लेने वाले गुजराती हैं। तो 90% फाइनली ब्लैक मनी, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, सब जगह सिर्फ गुजरातियों का है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने वादे से पीछे हट गए, उसे जुमला साबित करवाया, स्वीकार भी कर लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल। अभी नोटबंदी वाले जुमले पर, नोटबंदी के लिए नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने लागू ही नहीं की थी। कह के आए थे कि बड़े नोट बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने तो 2000 का नोट लॉन्च किया, और 2000 का नोट लॉन्च इसलिए किया क्योंकि उन्हें जो 5 लाख करोड़ का करेंसी में ब्लैक मनी था उसे व्हाइट करना था। और आपने देखा
सारा फंड्स जो है गुजरात गया, गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में डाला गया और वहां से उसको ब्लैक का व्हाइट किया गया। बिल्कुल। और 2000, अब अगर 500 और 1000 के नोट से देश में परेशानी थी, तो 2000 का नोट लॉन्च करके इन्होंने नोटबंदी का नाम दिया। नोटबंदी तो था ही नहीं, वो तो नोट लॉन्चिंग था, और लॉन्चिंग इसलिए था क्योंकि ब्लैक मनी को हाइड करना है। वो भी एक जुमला साबित हुआ, इन्होंने नोटबंदी नहीं की। अब आते हैं कि उन्होंने कहा था कि एफडीआई ये इनके अपने बयान हैं, ये हमारी मीटिंग में भी इन्होंने कहा था, और दूसरे मंचों से कहा कि एफडीआई देश को गरीब बनाती है, एफडीआई से बेरोजगारी आती है, एफडीआई से हमारे छोटे दुकानदार डूब जाएंगे, हमारे मध्यवर्गीय व्यापारी खत्म हो जाएंगे, वगैरह वगैरह सारे जुमले छोड़े थे। जब आए तो 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर लागू किया। अब इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? बिल्कुल। आज तो अपनी हद से ही बाहर निकल गए कि देश की सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है सबको बेच रहे हैं, सबको दूसरों को दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन से देश बदलेगा, देश का विकास हो। अब आप समझिए, क्या स्कूल और कॉलेज, शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन आया तो आज शिक्षा की दशा क्या है? बिल्कुल। किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है पैसों के कारण, जिसके पास पैसा नहीं वो शिक्षा नहीं ले सकता, तो शिक्षा की क्या दशा है? किसी भी और जैसे सेवा हो, स्वास्थ्य को ले लीजिए, स्वास्थ्य के प्राइवेटाइजेशन के कारण आज लोग जबरदस्ती मार करके उनकी किडनी और आंखें और दिल और गुर्दे निकाल ले रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन का ही परिणाम है। कोरोना आया, कोरोना की महामारी में सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी मशीनरी ही काम कर पाई, प्राइवेटाइजेशन वालों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि जो इन्होंने मंच से वादा किया था कि हम रेल के बारे में कोई नहीं जानता, हमसे ज्यादा समझ सकता है, हमने तो चाय बेची है, और जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, हम कभी रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, आज पूरा का पूरा रेल ही बंद करके बेच दिया। कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है, ये सबसे बड़ा जुमला है कोरोना के जरिए। अब देखिए, कोरोना का जुमला देख लीजिए कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां लाखों लोगों की रैलियां हो रही हैं, वहां कोई कोरोना नहीं हो रहा है, और वहां के कोरोना के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कोरोना वहां हो रहा है जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, यानी जहां लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, जहां लोग पालन कर रहे हैं देह से देह की दूरी या डिस्टेंसिंग या मास्क या सब कुछ पालन कर रहे हैं, वहां कोरोना हो रहा है। जहां सब कुछ खुला है वहां कोई कोरोना नहीं हो रहा है। अपने आप में जो कहने का अर्थ यह है कि मोदी जी के एक एक जुमले को अगर हम याद करें तो हम कम से कम नहीं कुछ तो 12 घंटे बोल सकते हो जाएगी। अच्छा, हम मेरा आखिरी सवाल है, अभी हमारे पास समय भी कम है। किसान आंदोलन का असर कैसे देखते हैं आपके इधर चेन्नई, आपके आसपास जो है केरल वगैरह, असम में या पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहां पे कैसा असर देखते हैं कि जहां पे बीजेपी कह रही है कि हम फिर से हम सत्ता में आएंगे, वहां की सत्ता में आएंगे, दीदी को उखाड़ फेंकेंगे, बाकी जो प्रदेश है वहां पे भी वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हर घर में नौकरी देने के वादे कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सीए की बात कर रहे हैं, इन सबको कैसे देखते हैं आप यहाँ पे बैठे? सीए का फिर से सीए के बारे में बोलूंगा, वो वेस्ट बंगाल में उनका हथियार है, वही एक रह गया। अब रह गई बात चुनाव के पर आ जाते हैं। केरला में इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में इनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इन्होंने यहां की एक पार्टी एआईडीएमके है जिससे इन्होंने जबरदस्ती गठबंधन किया, थोपा, यानी नहीं करोगे तो हम रेड करेंगे, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स भेजेंगे, ईडी भेजेंगे। कितना सताया, आपने सुना होगा, काफी दिनों तक कार्रवाइयां चलती रही यहां तमिलनाडु में, तो डरा डरा करके उनसे कोलेशन कर लिया, कोलेशन करके 20 सीट ले ली। लेकिन उनको 20 सीट देने के कारण एडीएमके की सीटें खत्म हो गई, यानी एक पहले उम्मीद थी कि एडीएमके 100 के आसपास आएगी,
अब एडीएमके 50 के नीचे आएगी, यानी इनकी नाराजगी एडीएमके को भी भुगतनी पड़ेगी। यहां तमिलनाडु का हाल है, पुदुचेरी का कह नहीं सकते, छोटा छोटा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अब इनका पूरा जो ध्यान है, यानी पूरा स्टेक लगा हुआ है, वो है बंगाल और आसाम। और वहीं पे इन्होंने कई पार्ट में 8 बार में चुनाव करवा रहे हैं, 8 भाग में चुनाव करवा रहे हैं, और वहां पूरी ताकत झोंक रखा है। बंगाल में भी इनको बोलने के लिए, अब जैसे आपने कहा कि किसानों का क्या असर है, किसान आंदोलन का इतना असर है कि तमिलनाडु में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों के क्षेत्र में आप बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चला जाए वोट मांगने के लिए, तो उसको उठा लेंगे या ठोक देंगे या मारेंगे जी। मतलब कहने का मतलब, और बंगाल में भी वही हाल है। तो किसान आंदोलन का इतना इस चुनाव पर असर है, क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा है कि ये किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब रह गई फोकस्ड बंगाल, वो आसाम को भी उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, बंगाल को किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। बंगाल में भी ना तो नरेंद्र मोदी के पास, ना उनकी टीम के पास, ना उनके लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो रोजगार की बात करेंगे तो रोजगार दे नहीं पाए हैं। अगर बंगाल में कहेंगे कि हम आपको रोजगार देंगे, तो बंगाली पूछेंगे कि भाई पहले दूसरे को कितने लोगों को आपने दिया। आज करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, ये 2 करोड़ रोजगार हर साल ले लिए, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, देने वालों को तो नहीं भी दिया। लेकिन अब बंगाल में रोजगार की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, और कोई बात नहीं करेंगे। बात क्या करेंगे? इनके पास बंगाल में वोट मांगने के लिए इनका पारंपरिक जो हथियार है वो है हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण करवाना, और वही ये बंगाल में कर रहे हैं। अब इनको हिंदू और मुसलमानों को सामने लाने के लिए, ध्रुवीकरण करवाने के लिए सीएए का नाम लिया है जी। असम में 5 साल रहे, कितना सीएए एनआरसी लागू करवा दिया, क्या किया? यहां तक कि जो किया उससे भी पीछे, मतलब हमने नहीं किया या ऐसा नहीं हुआ, उससे पीछे हट रहे थे, यानी झूठ बोल रहे थे कि नहीं मैंने नहीं किया, या लोगों को हमने वो क्या कहते हैं जो डिटेंशन सेंटर है उसमें नहीं डाला। मैंने अपने वहां संसद में भी झूठ बोला कि हम कहीं एनआरसी नहीं लागू करेंगे, कहीं सीए, यहां तक भी बोला। हमने तो चर्चा ही नहीं किया है सीए के बारे में, नरेंद्र मोदी संसद में बयान दिया। लेकिन अब वहां बंगाल में चुनाव, सीएए का नाम क्यों लिया जा रहा है? मात्र इसलिए कि वहां इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये ध्रुवीकरण करवाना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान। सीएए एनआरसी का नाम लेने का मतलब है हिंदू और मुसलमानों को फिर से आमने सामने कर दो, ध्रुवीकरण करवा लो और चुनाव जीत लो। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। जी जी, कोई सवाल बोल। जी शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्ते जी। सो मेरे नाल मौजूद सन राजनीतिक विचारक स्वामी मनमोहन मिश्रा। तुसी अपने विचार कमेंट जरूर करियो कि बीजेपी ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਲੋਕ ਰਾਣੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।